आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किसी भी एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक संविदा या एसआई या कॉलेजेस में या हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में टेंसेस से संबंधित प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से उनका जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए आज इस निचोड़ को हम फिर से देख लेते हैं। टेंसेस में हम किस तरह से सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं और किस किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने पहले वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। अब मैं आपको सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में आपके 2-3 मिनट ले लेता हूं। सब्जेक्ट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब हम नियम से पढ़ रहे हैं। 3 टाइप्स। फर्स्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड जो है वो सेकंड पर्सन एंड थर्ड इज थर्ड पर्सन। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हमने प्रेजेंट टेंस में जो बात मैंने आपको रूल के अलावा समझाई थी उसको अब मैं रूल के साथ समझा रहा हूं आपको। फर्स्ट पर्सन मींस वो सब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट मींस आप समझते हैं ना, कौन जो भी काम कर रहा है, हु। फर्स्ट पर्सन में वो सब्जेक्ट आता है जो बोलता है। जो बोलता है वो अपने आप को कैसे एड्रेस करेगा बताइए। या तो मैं अपने आप को मैं बोल सकता हूं, या मेरे साथ 1, 2 या 50 लोगों को शामिल करके मैं अपने आप को हम बोल सकता हूं। तो फर्स्ट पर्सन जो हुआ वो या तो मैं अपने आप को आई बोल सकता हूं या वी। आई का मतलब होता है मैं और वी मीन्स होता है हम। ठीक है दोस्तों, मैं अपने आप को मैं या हम के अलावा और कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। तो बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है। सेकंड पर्सन होता है जो सुनता है। जो सुन रहा है उसको बोलने वाला कैसे एड्रेस करेगा? तुम। ओके, या हम हिंदी में आप। उसको इंग्लिश में बोलते हैं यू। यू मीन्स होता है आप। ठीक है साथियों, तो ये हो गया सेकंड पर्सन। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन पे। मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन से जिस किसी तीसरे के बारे में बात कर रहा हूं वो सब थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है साथियों, अब आप देखिए मैं आपसे किस किस के बारे में बात कर रहा हूं। एक तो मैं आपसे बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया। वो अब बहुत सारे मैचेस खेला है, तो हमने ही के बारे में आपसे चर्चा की। सेकंड थर्ड पर्सन होगा शी। किसी महिला के बारे में, हम एक महिला के बारे में बात कर रहे हैं। किसी एक वस्तु, स्थान या किसी एक जानवर या किसी भी एक पुरुष स्त्री के अलावा जब भी हम किसी एक के बारे में बात करें तो हम उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एक से ज्यादा पुरुष, एक से ज्यादा स्त्री या एक से ज्यादा वस्तु या जानवर की बात मैं फर्स्ट पर्सन आप सेकंड पर्सन को करूं तो वो हम जिसकी भी बात कर रहे हैं वो सब थर्ड पर्सन होते हैं। उसको हम इंग्लिश में दे बोलते हैं। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दे। ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर सकता हूं, किसी एक नाउन के बारे में बात कर सकता हूं, सिंगुलर नाउन। जैसे मैंने आपको बोला महेंद्र सिंह धोनी, वो सिंगुलर नाउन है। सर सिंगुलर नाउन है। डॉक्टर, स्टूडेंट, फादर, मदर, ब्रदर, बॉय, गर्ल, ये सब सिंगुलर नाउन्स हैं। और एक सब्जेक्ट हो सकता है नाउन, लेकिन प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन। ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन। ठीक है साथियों, अब ये मैंने आपको क्यों बताया है, इतने तरह के सब्जेक्ट होते हैं और
सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन में दुनिया के सारे सब्जेक्ट आ गए, किसी के भी बारे में आप बात करो वो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन हो गए। ठीक है, अब आप देखिए मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब बताया था, अब आप बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिएगा जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें आपको सेंटेंस बनाकर बताया था आई गो, सिंपल सेंटेंस लेते हैं, वी गो, लेकिन जब हमने एक की बात की ही तो वो गोज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जब भी हमारा सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट है देखिए, आई, वी, ही, शी, राम, मोहन, महेंद्र सिंह धोनी, सर, मैडम, पिताजी, माताजी या माता पिता एक साथ बोलते, सब सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट अगर यहां थर्ड पर्सन का हो और उसमें सिंगुलर हो, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, इसका मतलब होता है वे, वे। और ये देखिए नाउन सिंगुलर, कोई सा भी, इस सिंगुलर नाउन में क्या क्या आ जाएगा? कोई भी अकेला व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी नाम आप लेंगे वो सिंगुलर नाउन हो जाएगा। तो यदि हमारा सब्जेक्ट इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन का सिंगुलर एक वचन हो, तब हम वर्ब में एस, ईएस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम कब एस का इस्तेमाल करते हैं, कब ईएस का इस्तेमाल करते हैं और कब आईईएस का इस्तेमाल करते हैं, ये हम एक शॉर्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। आप पहले इतना समझ जाए कि हमको यहां यूज करना है एस का। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ये जो एस वाली समस्या है, एस वाली समस्या, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं बस इन्हीं के साथ है, और ये कोई सा भी सिंगुलर नाउन, इसके अलावा कोई भी प्लूरल नाउन आ जाता है, या देखिए आई आता है तो हम उसके साथ एस का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आई इज फर्स्ट पर्सन। रूल कहां फॉलो हो रहा है? थर्ड पर्सन में। अब मैं आपको बताऊं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में या संविदा की एग्जाम में या फिर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी या कॉलेजेस की एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। अब आप देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मिस्टर शर्मा डैश इंग्लिश। चलिए ये एक सेंटेंस हो गया। अब यहां पर ब्लैंक आ गया है और वर्ब दे रहे हैं आपको टीच, टीचेस, और भी कुछ दे दे, टीचिंग दे देते चलिए, और टीचिंग। ठीक है, अब आपके पास तीन ऑप्शन है। अब हमको क्या देखना है, यहां पर ये कौन से टेंस से संबंधित है। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, अगर कौन सा ऑप्शन सही है और वहां आएगा ये आपको इमीडिएटली समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये पता करने की कोशिश करें कि कौन सा यहां आ ही नहीं सकता है। अब आप देखिए हम डायरेक्ट टीचिंग पर चलते हैं। ये फोर्थ फॉर्म है, कंटिन्यूअस टेंस, और मैंने आपको बताया फोर्थ फॉर्म किसके बिना नहीं लगता है? बी के बिना। अब आप देखिए यहां बी से संबंधित कोई भी चीज नहीं है, डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया और वर्ब के लिए जगह छूट गई है। ऐसा केवल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, तो ये तो नहीं आना है। अब ये दो चीजें बच रही है, दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और वो भी थर्ड पर्सन, अब मिस्टर शर्मा कहां आ रहे हैं इस टेबल में? यहां सिंगुलर नाउन में। मिस्टर शर्मा अकेला है सिंगुलर नाउन में, तो सिंगुलर नाउन आया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन, तो हमको एस लगाना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? टीचर्स। मैंने आपको दूसरे तरीके से जो बताया था पहले, क्या बताया था कि अगर अकेला सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट अकेला होता है तो वो डरता है, और डरेगा तो उसको वर्ब थोड़ी पावर वाली, एस मतलब आप समझ लीजिए उसके साथ पावर जुड़ गया है, पावरफुल वर्ब दे दीजिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो नहीं डरता है, तो पावर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अकेला सब्जेक्ट डरता है। दोनों चीजों से आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये एक प्रश्न आपको मैंने बताया जो पूछा जाता है
ब्लैंक आ गया, आपको सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट देखकर ये डिसीजन लेना है कि वर्ब एस वाली आएगी या बिना एस वाली। अब मैं आपको दूसरा एक और इसका सेकंड फॉर्म होता है डीड, थर्ड फॉर्म होता है डन और फोर्थ फॉर्म होता है डूइंग। ये उसी तरह की वर्ब है जिस तरह की वर्ब प्ले है। प्ले सेकंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म है प्लेड और फोर्थ फॉर्म है प्लेइंग। ये आप ध्यान रखें। अब ये डू आपके सामने डबल तरीके से आ सकती है। देखिए, एक तो ये मेन वर्ब हो गई और मैंने आपको बताया जब आपके पास सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तब हम डू से मदद लेंगे। तो डू, डज और डिड ये तीन हेल्पिंग वर्ब यूज होती है जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं हो। डू, डज और डिड। अब मित्रों, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो आप एक चीज ध्यान रखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और ये किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ही डज हिज वर्क। अब आप कंफ्यूज हो गए, इसको आगे आपको कि नेगेटिव में चेंज कीजिए। स्टूडेंट्स कहां गलती करते हैं, वो सीधे से ही डज या नॉट लगा देते हैं और सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। आपने नोट कहां लगाना है, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, ये ध्यान रहे। हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसके साथ नोट लगता है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं आपको बता दूं, जब हम डू को हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखते हैं किसी भी वाक्य में, तो या तो वो वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए आया है या फिर प्रश्न बनाने के लिए आया है। और अगर इन दोनों स्थितियों में डू डज नहीं दिख रहा है तो फिर वो मेन वर्ब है। अब आप देखिए, इसके साथ नोट लगा हुआ है यहाँ वाक्य में, नहीं है, तो फिर ये नेगेटिव बनाने के लिए नहीं आया है। क्या हेल्पिंग वर्ब यहाँ सब्जेक्ट के पहले लगी हुई है, नहीं लगी हुई, तो फिर ये प्रश्न बनाने के लिए भी नहीं आया है। जब दोनों ही स्थिति में नहीं आया है तो फिर ये मेन वर्ब है। तो इसको मेन वर्ब की तरह से ट्रीट करें। आप समझ लीजिए कि डज के बजाय प्लेस लिखा हुआ है, ऐसा मान लें आप। तो प्लेस को कैसे ट्रीट करेंगे आप, उसी तरीके से आपको डज को ट्रीट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाना है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मन से इन हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। इन हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे यूज करेंगे, वो एस वाली वर्ब है तो हमको एस वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। देखिए, वही वर्ड यूज करना है लेकिन हमको उसको ऐसे ट्रीट नहीं करना है कि वो हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब है और उसको दूसरी कोई भी मेन वर्ब समझ के आप ट्रीट करें। तो हमने एस की एस वाली हेल्पिंग वर्ब लगाई सब्जेक्ट के बाद, डज नॉट। और जब हम प्लेस की स्थिति में यहां डज लगाते थे तो प्लेस का एस हटा के उसको यहां वापस लिख देते थे। तो यही काम हमको इसके साथ भी करना है मित्रों। हमको डज का एस हटा करके डू को यहां वापस लिख देना है। आशा है ये नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यही स्थिति हम प्रश्न के साथ भी करेंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आ जाता है और डज आप पहचान गए कि ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमको हेल्पिंग वर्ब आगे लिखना है अलग से डज, और ये डज में से केवल डू बच जाएगा, जो डू पीछे रह जाएगा। दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आई है, ठीक है। चलिए, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यहां जो आपकी गलती होती है कि आप इसको यूज नहीं करते हैं, आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। आप इसको माइंड करें, अगर आप डज वाला कोई सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए आ रहा है तो आपको डू का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब के रूप में आई है, ठीक। एक चीज आप समझ गए। चलिए, अब मैं आपको ये बता दूं और सेंटेंसेस किस किस तरह से पूछे जाते हैं। आप पिछले सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते रहेंगे साथियों, आप उसको रिवाइज करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक बार देख लिया, दूसरी बार आपको लगता है वो चीज तो दूसरी बार भी देखें, ताकि वो चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी। आपको बार बार नोट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, कॉलेजेस के एग्जाम में इसमें गलती नहीं करेंगे। अब देखिए, टेंसेस से संबंधित सेंटेंसेस किस किस तरह के आते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, ब्लैंक आता है जिसमें आपने यहां पर वर्ब को
चूज किया। दूसरा, एक इंडेफिनेट टेंस में खासतौर पर डू डज वाले सेंटेंस आते हैं जिसमें आप मेन वर्ब डू को लगाना भूल जाते हैं नेगेटिव या इंटरोगेटिव करते समय। अब आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसको फलाने टेंस में चेंज कीजिए। बिल्कुल आसान है, किसी भी टेंस में चेंज कर सकते हैं हम किसी भी टेंस के सेंटेंस को। बनिस्बत ये कि आपको उसको टेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और जिस टेंस में चेंज करना है उसकी स्ट्रक्चर आपके माइंड में बना होना चाहिए। कैसे रहेगा? एक सेंटेंस हम लिखते हैं, वापस उसी को लिखते हैं। चलिए, ही ड्रॉस। देखिए हमने इसका यूज किया है, क्यों किया है? क्योंकि सब्जेक्ट अकेला है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही ड्रॉस पिक्चर ले लेते। चलिए, अब आप देखिए ये किस टेंस का सेंटेंस है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब आ गई है, एस वाली वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहीं पे होती है समस्या। अब आपको इंस्ट्रक्शन मिला है, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आपको अब इसको चेंज करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, जो भी सेंटेंस है सीधा कॉन्सेंट्रेट, किसी भी टेंस में चेंज करने के लिए आए, आपका कॉन्सेंट्रेशन सीधा जाना चाहिए वर्ब पर। अगर आपने वर्ब आइडेंटिफाई कर ली तो आप बहुत इमीडिएटली उसको चेंज कर पाएंगे। अब देखिए हमको कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है। कंटीन्यूअस टेंस की पहचान मैंने आपको बताई थी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो अपन ने वर्ब की फोर्थ फॉर्म कर ली, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बिना बी के नहीं आती है। बी के 4 फॉर्म होते हैं, आपको बता रखा है, तो बिना बी के नहीं आएगी, आगे बी लगाएंगे। और चूंकि प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है हम इज लगा देंगे। ही से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ, ही इज ड्राइंग पिक्चर। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान है, आप सीधे वर्ब पर जाइए, वर्ब पे कंसंट्रेट कीजिए, वर्ब को हमको कैसे चेंज करना है और क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी आप किसी भी टेंस में चेंज कर दीजिए। चलिए इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर लेते हैं एक बार। किस में चेंज कर रहे हैं दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट, ध्यान रखिएगा। अब परफेक्ट की क्या पहचान बताई थी मैंने? हैज या हैव। अब हैज हैव पे चले जाए हम, ही के बाद हैज लगेगा, ही हैज। अब परफेक्ट टेंस में हमको दो चीजें ध्यान रखना है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब ड्रॉ की थर्ड फॉर्म यूज कर ले हम, ड्रॉन, ही हैज ड्रॉन, और बाकी कोई चेंज नहीं होना है, ना सब्जेक्ट में चेंज होना ना ऑब्जेक्ट में चेंज होना। चेंज केवल आप वर्ब में देखिए, किसी भी टेंस से, इससे भी चेंज करेंगे तो यही बनेगा, इससे भी चेंज करेंगे तो यही बनेगा। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर रहे हैं तो भी वही है, आपने वर्ब पहचान ली, हेल्पिंग वर्ब पहचान ली, ये चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट। चलिए एक और टेंस में चेंज करते हैं हम। अब हम चेंज करते हैं किसी भी सेंटेंस को, इन तीनों सेंटेंसेस को हमको चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट तो चेंज होना नहीं है, हमने ही का इस्तेमाल कर लिया। अब कौन सा टेंस है याद करें आप? फ्यूचर टेंस लिखा है, मैंने आपसे बोला था फ्यूचर टेंस बिना विल या शैल के नहीं बनेगा, ही के साथ विल यूज करेंगे। अब परफेक्ट है, फ्यूचर में परफेक्ट आ गया, परफेक्ट की दो ही पहचान है, हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां हैव आ जाएगा। और चूंकि ये परफेक्ट के साथ कंटीन्यूअस टेंस है तो कंटीन्यूअस टेंस में हमको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है? फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म बिना बी के नहीं लगेगी, लेकिन हम यहां बी का दूसरा कोई भी फॉर्म लगाएंगे तो हैव के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। हैव को चाहिए थर्ड फॉर्म, तो यहां पर हम लगाएंगे बीन। अब आप देखिए हैज हैव को थर्ड फॉर्म बीन मिल गया और कंटीन्यूअस है तो फोर्थ फॉर्म मिल गई, उसको बीन मिल गया। तो क्या बना परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में? फ्यूचर परफेक्ट में ही विल हैव बीन ड्राइंग पिक्चर। आया समझ में आपको? कुछ नहीं करना है, हमको केवल वर्ब पे कंसंट्रेट करना है और वर्ब के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है याद नहीं करना है। जिस तरीके से मैंने आपको रूल्स बताए हैं उससे केवल सोचना है, उसको पढ़ते रहें, सोचते रहें, ये सारी चीज आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी।
ये हो गया एक तरह का सेंटेंस। चलिए, तो इस तरह से किसी भी टेंस में चेंज करने के लिए आ सकता है। अब किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए आ जाता है या इंटरोनेगेटिव बनाने के लिए आ जाता है, या फिर किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट एक लिख देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और उससे आपको बोल दिया जाएगा कि फ्रेम अ क्वेश्चन यूजिंग, जो भी WH वर्ड दे दें वो वर्ड लिख कर आ सकता है। तो हम एक काम करते हैं, अब एक सेंटेंस को यहां लिखते हैं, एक कोई से भी टेंस का हम सेंटेंस लिखते हैं। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लिखते हैं। धोनी अकेला है, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज के साथ आईएनजी आएगा। आपको इमीडिएटली याद नहीं आता है तो कंटिन्यूअस में हम आईएनजी पे सीधे पहुंच जाए और फिर पास्ट के हिसाब से उसका सेकंड फॉर्म देखें बी का। धोनी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब आप देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा है, इसको हम सबसे पहले नेगेटिव बनाएंगे, फिर इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे, इंटरोनेगेटिव भी बनाएंगे और फिर उसका हम क्वेश्चन बनाएंगे WH वर्ड के साथ। चलिए, तो धोनी से हमने क्वेश्चन बनाया। नेगेटिव कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगी, तो नेगेटिव आप देखिए मैं बोलकर बता रहा हूं, धोनी वॉज नॉट लग जाएगा तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव बन गया। समझ गए आप? मैं लिख कर नहीं दे रहा हूं। अब हम इसको बनाते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जब तक उठ करके बाहर नहीं आती तब तक इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है। तो इंटरोगेटिव हमको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना पड़ेगा और उसके बाद हम लिख सकते हैं धोनी, बाकी सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगर आप इंटरोनेगेटिव बना रहे हैं, ध्यान रखें इस वर्ड को नोटिस कीजिएगा। एक हमने पहला सेंटेंस था हमारा अफर्मेटिव, फिर हमने बनाया नेगेटिव, फिर हमने बनाया इंटरोगेटिव, और अगर एक और आता है इंटरोनेगेटिव। देखिए व्हाट इज दिस? इंटरोनेगेटिव। दिस इज इंटरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोनेगेटिव। अब इंट्रोनेगेटिव देखिए ये शब्द अपने आप में अपने को डिफाइन कर रहा है, इंट्रो भी है ये और नेगेटिव भी है। प्रश्न के साथ नोट लगाना है, ठीक है। अब ये बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए कि हमको नोट कैसे लगाना है, क्योंकि प्रश्न बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाएंगे, ठीक है, और नोट हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगता है, यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं आपको इसको इंटरोनेगेटिव को मैं इस तरीके से लिखता हूं ताकि पूरी उसमें स्पेलिंग कवर हो जाए। अब आप देखिए हम वॉज आगे ले आए, धोनी लिखा हुआ है। जब हमने साधारण वाक्य में नेगेटिव बनाया था तो हमने नोट यहां लिखा था, नोट यहां लिखा था, वर्ब से जस्ट करें तो नोट यहीं रह गया है, ये प्लेइंग हो गया और क्रिकेट। ये हो गया इंट्रोनेगेटिव का एक तरीका। एक दूसरा और आसान तरीका है जिसमें अगर आप भूल भी जाते हैं नोट को यूज करना, अगर आप भूल गए हैं कि कहां करना है तो उसका बहुत आसान तरीका है। और दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि अब जो दूसरा तरीका मैं आपको इंट्रोनेगेटिव के लिए बताने जा रहा हूं, हमको हमेशा वही यूज करना है। और जब हम स्पोकन में ले लेंगे इसको, धीरे धीरे हम आगे चलकर अपनी ग्रामर को स्पीकिंग में तब्दील कर देंगे, तब हमको केवल और केवल वो तरीका यूज करना है जिसमें जो मैं सेकंड आपको बता रहा हूं। देखिए जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है उन सब में नोट जुड़ करके लिखे जा सकते हैं। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उन सब में, जैसे आपने पूरा ध्यान हो या ना हो, लेकिन जिन्होंने ज्यादा इंग्लिश में अध्ययन नहीं किया वो भी ये जानते हैं
किसी भी बात को जब पूछते हैं तो सामने वाला नहीं में जवाब देता आई डोंट नो। सामान्य स्टूडेंट भी इस चीज को यूज कर सकता है। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, कंबाइन करने का तरीका ऑलमोस्ट फिक्स है, थोड़ा सा कहीं कहीं पे चेंज आता है, ऑलमोस्ट फिक्स है। हम पूरी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और नोट का जो ओ है उसको अपर स्टॉप में चेंज कर देते हैं, ऊपर कॉमे में। ठीक है साथियों, ये आपने उसको कंबाइन कर दिया। अगर आपने नोट को वॉज के साथ कंबाइन कर दिया है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो अलग से हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। वॉजन, धोनी प्लेइंग क्रिकेट, ये सब क्वेश्चन हो गए। ये नेगेटिव क्वेश्चन को हमने नोट अलग अलग करके लिखा है और यहां पर हमने मिक्स करके लिख दिया। अब एक चीज मैं बता दूं, जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या हम वॉज और नोट को यहां अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, तो मेरा जवाब है नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको नोट को भी आगे लाना है तो वो वॉज के साथ मिक्स हो जाएगा, तभी आ पाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए एक ये प्रश्न हो गया और एक होता है क्वेश्चन WH वर्ड। WH से क्वेश्चन बनाना है। आपको कोई सा भी एक सेंटेंस जवाब दे दिया, ये सेंटेंस आएगा ऐसा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन आ गया, फ्रेम अ क्वेश्चन यूजिंग, यहां पर आप दो तरीके से प्रश्न बना सकते हैं। तो व्हाट, यूजिंग व्हाट, हम व्हाट से बनाते हैं। अब देखिए सर, व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। ये सेंटेंस जब हमने पढ़ा कि धोनी क्रिकेट खेल रहा था, क्या खेल रहा था, क्रिकेट, हमको मिल गया, ये जवाब है। तो अब ये ध्यान रहे कि जब हम प्रश्न करेंगे उसके अंदर जवाब नहीं आएगा तो जवाब हटा देंगे और प्रश्न कर लेंगे। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आएगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है